आप सबको जोहार। और आज है तारीख 8 दिसंबर 2024 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। झारखंड में 2 दिन तक इसका असर देखने को मिल सकता है और इसके असर से 2 दिन बारिश भी होगी और यहाँ पर बारिश के बाद ठंड भी बढ़ने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने ये जानकारी दी है। मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 8 और 9 दिसंबर को सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है और उन्होंने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान घटेगा और न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि 10 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो समाप्त हो जाएगा और इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है और अधिकतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर झारखंड में होगा, जिससे हल्की वर्षा हो सकती है। उन्होंने ये भी बोला है कि 8 दिसंबर को राज्य के 11 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और इसके अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर को गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले को छोड़कर झारखंड के 21 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 8 और 9 दिसंबर को लेकर जो मौसम का हाल है उसको लेकर मैं आपको लगातार अपडेट तो दे ही रहा हूं, पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर जो लिस्ट है वो अब काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी हो चुकी है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल भी रहा होगा। जहाँ पर 8 दिसंबर को झारखंड के 11 जिलों में बारिश हो सकती है और पूरी लिस्ट डेटा डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी। पहले लिस्ट छोटी थी, अब बड़ी हो चुकी है, तो आप देख लो कहीं आपका शहर या फिर आपका जो जिला है वो कहीं इस लिस्ट में तो नहीं आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर 9 दिसंबर को झारखंड के यहाँ पर 11 नहीं बल्कि 21 जिलों में वर्षा की संभावना है। तो यहाँ पर लिस्ट और भी काफ़ी लंबी चौड़ी हो चुकी है, तो उसी वजह से थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर खेती बाड़ी का काम जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर धान काटने, धान पीटने का समय आ चुका है, तो इसीलिए आप थोड़ा संभल कर चलो और यहाँ पर अपनी फसलों को बचा कर रखो, तो कहीं ना कहीं वही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा बजाय लापरवाही करने के। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है फेक न्यूज़ को लेकर। और जब यहाँ पर फैक्ट चेक किया गया तब क्या निकल कर आया, चलिए जान लेते हैं। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का एक वीडियो झारखंड विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। 59 सेकंड के इस वीडियो में बाबूलाल मरांडी यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी ने 2014 में किए गए यहाँ पर अपने वादों को पूरा नहीं किया और कहा कि उनकी पार्टी लोगों को धार्मिक आधार पर लड़ा रही है। वीडियो में बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने रहे तो वे भारत को पाकिस्तान बना देंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। तो ये वीडियो जो है वो फर्जी है, हालांकि ये वीडियो असली ही है पर काफ़ी ज़्यादा पुराना है। बस इसको अभी वायरल करके किसी की इमेज पर डेंट लगाने की कोशिश की जा रही है और वायरल वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और यह वायरल क्लिप जो है वो दिसंबर 2018 से इंटरनेट पर मौजूद है और बाबूलाल मरांडी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले का ये वीडियो है जिसको अभी वायरल किया जा रहा है। अब आखिर इसका पता चला कैसे? तो फेसबुक पर हिंदी में इस वीडियो से मिले जुले कीवर्ड सर्च किए गए, तो जिससे एक वायरल क्लिप का एक लंबा वर्जन जिसमें लिखा हुआ था कि हम झारखंड के लोग नाम के फेसबुक पेज पर मिला और वहीं 14 दिसंबर 2018 को अपलोड की गई यही वीडियो मिली, जिसे अशोक गोप नाम के एक फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड किया गया था। इसके कैप्शन में कहा गया था कि बीजेपी को वोट देने वाले समाज के घटिया लोग। यहाँ से ये साफ हुआ कि वायरल वीडियो भ्रामक संदर्भ के साथ शेयर किया जा रहा है और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी के बीजेपी के साथ विलय से पहले का है। बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ 2020 में विलय किया था और यहाँ पर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए बाबूलाल मरांडी का ये जो पुराना वीडियो है वो हालिया बताकर झारखंड में चुनावों के बीच शेयर किया जा रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पलामू और गढ़वा जिले को जोड़ने वाली रामकंडा डाल्टनगंज रोड मौत की सड़क बन गई है और आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं, लोगों की जान चली जाती है और शनिवार को भी एक अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। हालांकि यहाँ पर मैं आपको फुटेजेस या फिर जो क्लिप है या फिर जो फोटो है मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर देखने को मिली हैं।
दुर्घटना नावाडी गांव के समीप क्रशर के पास तीखे मोड़ पर हुई और यहां पर हाईवा से ठोकर लगने के बाद बाइक चालक गिर गया और उसका सिर जो है वो फट गया, जिसके बाद उसने घटना स्थल पर ही अपना दम तोड़ दिया। हालांकि यहां पर अज्ञात युवक की जो पहचान है फिलहाल अभी तक नहीं हो पाई है। वहां के लोगों का कहना है कि युवक जो है वो हीरो स्प्लेंडर बाइक से डाल्टनगंज की ओर जा रहा था और इसी दौरान नावाडी क्रशर से आगे तीखे मोड़ पर अज्ञात हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और दुर्घटना होने के बाद घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर एक खबर ऐसी निकल कर आ रही है कि अपराधियों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का यहां पर काम किया है और उनसे कहा गया है कि 3 दिन के अंदर पैसे उनको दे दिए जाएं और ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। और यहाँ पर संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ अभी फिलहाल दिल्ली में हैं और धमकी उनके मोबाइल पर मैसेज भेजकर दी गई है। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रंगदारी मांगे जाने की जानकारी दिल्ली पुलिस को भी दे दी है और जिसके बाद वहाँ हड़कंप मच गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अन्य आला अधिकारी मंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और मामले की उन्होंने जानकारी भी ली और सूचना के अनुसार दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि रक्षा राज्य मंत्री को यह धमकी झारखंड की राजधानी रांची के होशियार से दी गई है। फिलहाल यहां पर दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी दे दी है और यहां पर मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ने तत्काल इस मामले की जांच शुरू करा दी है। और ये पहली बार कुछ ऐसा घटना देखने को मिला है जब किसी केंद्रीय मंत्री को रांची से फोन कर मैसेज भेजकर रंगदारी मंगाई जा रही है और धमकी भी दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर मेमको मोड़ के समीप 8 लेन सड़क पर शुक्रवार की देर शाम बाइक की टक्कर से बेलाटांड बस्ती निवासी जुगल किशोर गोप उर्फ जंटू गोप, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, की मौत हो गई है। वह मजदूरी का काम खत्म कर शुक्रवार को मेमको मोड़ से 8 लेन होते हुए पैदल अपने घर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें यहां पर पीछे से टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से कुछ देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी बीच स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और ऑटो से उन्हें SNMMCH लाया गया, जहां यहां पर जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें यहां पर मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। शनिवार को परिजनों के फर्द बयान के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इसी की वजह से कहीं ना कहीं झारखंड जो है वो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया है। झारखंड सरकार द्वारा 2022 में राज्य में खेल नीति की शुरुआत की गई थी और इसमें राज्य के सभी जिलों के बेहतरीन खिलाड़ियों को कैश अवार्ड या फिर छात्रवृत्ति या फिर कोच को कैश अवार्ड दिया जाता है। मगर इस साल 2024 में धनबाद जिले के एक भी कोच को कैश अवार्ड नहीं दिया गया। जिला खेल पदाधिकारी उमेश ने बताया है कि इस साल यहां पर विभाग द्वारा कैश अवार्ड के लिए खिलाड़ियों के साथ साथ यहां पर कोच का भी आवेदन मांगा गया था और इस बार एक कोच ने 2-3 बार आवेदन कर दिया है। एक कोच ने यहां पर 3 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी है और वहीं पर अपने बच्चे को यहां पर दूसरे कोच के नाम से आवेदन करा दिया है। विभाग द्वारा जांच में कई अन्य गड़बड़ी पाए जाने पर कोच का जो कैश अवार्ड होल्ड कर दिया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी गड़बड़ियां तो देखने को मिल ही रही हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो झारखंड सरकार है वो स्पोर्ट्स पर उतना ध्यान देती भी नहीं है, ना खिलाड़ियों पर ध्यान देती है, ना ही यहाँ पर जो कोच हैं उन पर ध्यान देती है। और खिलाड़ी अगर बाहर भी जाते हैं तो उनको रहने खाने या फिर आने जाने तक का भी कोई यहाँ पर ठिकाना होता नहीं है। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर खेल के क्षेत्र में हमारे जो बच्चे हैं या फिर हमारे जो खिलाड़ी हैं या फिर जो हमारा स्टेट है वो आगे बढ़े। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि ये जो खेल नीति है इसकी शुरुआत क्यों की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। तो खेल नीति की शुरुआत झारखंड सरकार ने सितंबर 2022 से की है और इसका उद्देश्य जिले सहित पूरे राज्य के खिलाड़ियों का एक ऑनलाइन डाटा बेस तैयार करना है और इसमें बेहतर प्रदर्शन पर खिलाड़ियों और कोच को कैश अवार्ड दिया जाता है और इसके साथ खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान है। खिलाड़ियों का इंश्योरेंस भी करवाया जाता है और पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन योजना का भी लाभ दिया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस समस्या को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से। 3 दिनों तक धनबाद रेल मंडल सहित ईसीआर के 5 डिवीजन में हुए मतदान मंडल के कुल 33 बूथ पर 3 दिनों में 80.27% वोट पड़े। और यहाँ पर अब 12 दिसंबर को मतों की गिनती के बाद ही पता चलेगा कि किस यूनियन के सिर पर ताज सजेगा। वहीं यहाँ पर धनबाद रेलवे प्रशासन ने रांगाटांड स्थित सामुदायिक भवन को स्ट्रांग रूम बनाया है और वहां पर डिवीजन के 33 बूथों से मतपेटी पहुंचनी शुरू हो गई है। शनिवार की सुबह तक सभी मतपेटी स्ट्रांग रूम पहुंचा दी गई हैं और यहां पर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा आरपीएफ के जिम्मे पर है। साथ ही स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है लातेहार से, जहाँ पर झारखंड के लातेहार जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदीप गंझू के गिरोह के जो 6 सदस्य हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ पर पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 हथियार, 3 कारतूस, 2 बाइक और 6 मोबाइल जब्त किया है। और इस मामले की जानकारी लातेहार एसपी कुमार गौरव ने शनिवार को दी है। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया है कि 2 दिसंबर की रात बालूमाथ में कोयला लदे 2 हाईवा में आगजनी और फायरिंग की गई थी। और वहीं पर पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसडीपीओ विनोद रवानी के नेतृत्व में एसआईटी गठन किया था। और अनुसंधान के क्रम में आपराधिक गुट प्रदीप गंझू के गिरोह के हाथ होने की बात जो है वो सामने आई थी। और इसके बाद यहाँ पर एसआईटी ने सभी संभावित ठिकानों पर छापामारी की और इस दौरान विभिन्न इलाकों से गिरोह के यहाँ पर 6 अपराधी पकड़े गए हैं। वहीं यहाँ पर गिरफ्तार अपराधियों में से 1 रांची जिले से, 2 चतरा जिले से और 3 लातेहार जिले से हैं। और इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 हथियार, 3 कारतूस, 2 बाइक और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी ने कहा है कि जल्द ही सभी गिरोहों का खुलासा करते हुए सभी सदस्यों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। और यहाँ पर गिरफ्तार अपराधियों में सुनील गंझू, संजय भगत, कैलाश गंझू, मनोज ठाकुर, बबन सिंह भोक्ता और दिलीप उरांव शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गोड्डा से, जहां पर झारखंड की गोड्डा पुलिस ने जोहान किस्कू हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आपसी रंजिश और संपत्ति विवाद में अपराधियों ने जोहान किस्कू की हत्या कर दी थी। और यहां पर एसआईटी ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से पिस्टल और देसी कट्टा समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और शनिवार को पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी जो है वो दी है। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। तो गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में 5 नवंबर को जोहान किस्कू को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी और इस संबंध में लालमाटिया थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में जांच, अपराधियों की गिरफ्तारी और हथियार की बरामदगी के लिए एसपी ने महागामा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। और यहां पर टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर बिपिन किस्कू, बिटवा हेमरम और मजीबुल अंसारी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। और तीनों आरोपियों ने मर्डर केस में अपनी संलिप्तता जो है उसको स्वीकार कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आखिरकार 28 महीने के बाद जमानत मिल गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने यहां पर शनिवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। और यहां पर पूजा सिंघल की याचिका पर शुक्रवार को भी पीएमएलए के स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी। और यहां पर कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी। और वहीं पर शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से। बागबेड़ा थाना की पुलिस गिरफ्त से अपहरण के आरोपी के भागने के मामले में एसएसपी किशोर कौशल ने कार्रवाई की है, जहां पर एसएसपी ने काम के दौरान लापरवाही बरतने पर बागबेड़ा थाना में पदस्थापित दरोगा जे मरांडी और सिपाही रविकांत पांडे को निलंबित कर दिया है। और इसके अलावा दोनों के खिलाफ विभागीय जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बागबेड़ा से नाबालिग लड़की के अपहरण मामले
में पुलिस ने गत 3 दिसंबर को रोहित कुमार नामक के लड़के को गिरफ्तार किया था और बागबेड़ा थाना में पूछताछ के बाद 4 दिसंबर को केस के अनुसंधानकर्ता जे मरांडी और सिपाही रविकांत पांडे गिरफ्तार रोहित कुमार को पुलिस वाहन से कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद घाघेड़ी जेल ले जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस कर्मियों को धक्का देकर रोहित फरार हो गया और पुलिस अब तक फरार रोहित कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर रेलवे में ट्रेड यूनियन की मान्यता हासिल करने के लिए 3 दिनों से चल रहा मतदान कार्य शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। टाटानगर में 3 दिन से चल रहे मतदान में 3,345 रेल कर्मियों ने हिस्सा लिया था और यहाँ पर टाटानगर में 74.88% लोगों ने मतदान किया है। वहीं यहाँ पर मतदान से 1022 रेलकर्मी मतदाताओं ने दूरी बनाए रखी, यानी कि उन्होंने मतदान किया ही नहीं। शुक्रवार को यहाँ पर टाटानगर के बूथ नंबर 24 कोचिंग डिपो ऑफिस और बूथ नंबर 26 वरीय अनुभाग अभियंता विद्युत में 177 रेल कर्मियों ने मतदान किया। टाटानगर में 4,465 मतदाताओं के लिए 6 मतदान केंद्र बनाए गए थे और टाटानगर के सभी यहाँ पर 6 मतदान केंद्रों की मतपेटियां कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रैफिक कॉलोनी स्थित एसई रेलवे के ब्रांच स्कूल में रखी गई हैं और मतपेटियों को चक्रधरपुर स्थित मंडल कार्यालय भेजा जाएगा। वहीं यहाँ पर मतगणना का जो कार्य है वो 12 दिसंबर को होगा और जिसके बाद यहाँ पर गार्डन रीच से शाम के वक्त परिणाम की घोषणा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है आलू को लेकर, जहां पर पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा शुक्रवार को 9वें दिन भी ट्रक के माध्यम से झारखंड में आलू भेजने पर पाबंदी रखी गई है। हालांकि पिकअप वैन टेम्पो के माध्यम से डिबूडी के अलावा चिरकुंडा मैथन डैम के रास्ते कम मात्रा में आलू तिरपाल या फिर प्लास्टिक बांधकर झारखंड में प्रवेश कराया जा रहा है। बंगाल के आलू व्यापारियों द्वारा बंगाल बॉर्डर में ही आसपास की किसी बाउंड्री वॉल के अंदर ट्रकों को अनलोड करवाया जा रहा है। वहीं इसके बाद उसे छोटी गाड़ियों से झारखंड प्रवेश करवाया जा रहा है। छोटी गाड़ियों पर विशेष जांच नहीं है और यह सब बॉर्डर पर सेटिंग गेटिंग कर किया जा रहा है। हालांकि बाजार में आलू की कीमत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि यहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार से नया आलू बाज़ारों में बिक रहा है, जिस वजह से यहां पर कीमतें उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं। उस तरीके से जो हाहाकार नहीं मच रहा है, जिस वजह से शायद मचना चाहिए था, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। बंगाल में उत्पादित आलू को झारखंड भेजने के लिए पश्चिम बंगाल के व्यापारी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि यहाँ पर जो जानकार हैं वो बोल रहे हैं कि बंगाल के व्यापारी बंद कंटेनर में आलू झारखंड जो है वो भेज रहे हैं जैसे तैसे करके।